स्वर्णनगर नाम सुनते ही सोने की झिलमिलाती दीवारों, महलों की मीनारों और रंग बिरंगे बाजारों की छवि मन में उभर आती थी। सुबह की पहली किरण जब राज्य के विशाल स्वर्ण द्वार पर पड़ती तो पूरा शहर मानो सुनहरी आग में नहा जाता। राजा चंद्रगुप्त का महल इस चमकते नगर के बीचों बीच था। संगमरमर की नींव, ऊंची ऊंची छतरियां और चारों तरफ बहती सुगंधित हवाएं। उस सुबह रानी वैदेही अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़ी थी। उनकी आंखें क्षितिज पर थीं, जहां से धुंधली सी पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। हवा में चंपा और गुलाब की खुशबू थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति के साथ साथ हल्की चिंता की लकीरें भी थीं। महारानी, आज आप बहुत जल्दी जाग गई, उनकी सहेली और दासी किरण ने पास आकर कहा। वैदेही ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, किरण, मैंने कल रात बाजार में कुछ अजीब सुना है। लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, मानो किसी बड़े तूफान की आहट हो। किरण की आंखें चौड़ी हो गई। क्या आप सोचती हैं कि ये सिर्फ अफवाह है या सच? वैदेही ने लंबी सांस ली। अफवाहें यूं ही नहीं उड़ती। हर फुसफुसाहट के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। उसी समय महल के दक्षिणी हिस्से में राजा चंद्रगुप्त दरबार लगा रहे थे। चारों ओर मंत्री, सैनिक और दरबारी खड़े थे। प्रधान सेनापति वीरभद्र ने झुककर कहा, महाराज, हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना को दोगुना कर लिया है। हथियारों का भंडार भी तेजी से बढ़ रहा है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या उन्होंने कोई स्पष्ट कारण बताया है? वीरभद्र ने सिर झुकाया, नहीं महाराज, लेकिन यह सब यूं ही नहीं हो रहा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। खिड़कियों से आती हल्की हवा भी जैसे ठहर गई हो। चंद्रगुप्त ने सभी की ओर देखा और कहा, युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। अगर विक्रमादित्य हमें चुनौती देना चाहता है, तो हमें पहले उसके इरादों को समझना होगा। दोपहर के समय वैदेही और चंद्रगुप्त महल के बाग में मिले। चारों ओर कमल के फूल खिले थे और मधुमक्खियों की हल्की सी गुनगुनाहट वातावरण को जीवंत बना रही थी। वैदेही ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है। हो सकता है कोई भीतर से भी हमारे विरुद्ध काम कर रहा हो। चंद्रगुप्त ने उनकी आंखों में देखा, वहां चिंता के साथ साथ दृढ़ निश्चय भी था। अगर यह सच है, तो हमें पहले उस अदृश्य दुश्मन को ढूंढना होगा। हम अपने राज्य को अंदर से टूटने नहीं देंगे, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। उसी शाम वैदेही ने आम लोगों के बीच जाने का फैसला किया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, चेहरे को हल्के घूंघट से ढका और किरण के साथ भीड़ भरे बाजार में पहुंची। बाजार रंगों और आवाजों से भरा था। कहीं कोई मसालों की खुशबू बेच रहा था, तो कहीं ढोलक की थाप पर नर्तकियां नाच रही थी। लेकिन इन खुशियों के बीच वैदेही के कान एक अलग ही धुन पकड़ रहे थे। दो व्यापारी धीमी आवाज में कह रहे थे, सुना है विक्रमादित्य का जासूस हमारे ही शहर में है। वो महल की दीवारों के भीतर तक खबर पहुंचा रहा है। वैदेही का दिल धड़क उठा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने चुपचाप सारी बातें सुनी और वापस महल लौटकर चंद्रगुप्त को सब कुछ बताया। रात को महल के ऊपर आसमान में घने बादल छा गए। बिजली की चमक ने महल की दीवारों को सुनहरे और काले रंग में रंग दिया। वैदेही बालकनी में खड़ी थी। उनकी आंखें अंधेरे में टकटकी लगाई थी। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था, तूफान आने वाला है और हमें उसका सामना साथ मिलकर करना होगा। स्वर्णनगर के आसमान पर सुबह का सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन महल के भीतर एक अदृश्य तनाव धीरे धीरे फैल रहा था। महल के दरवाजों पर प्रहरी चौकन्ने खड़े थे। गलियारों में सैनिकों के जूतों की आहट गूंज गई थी और हर सेवक के चेहरे पर एक अनकहा डर था, जैसे सभी जानते हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। राजा चंद्रगुप्त ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरभद्र, रानी वैदेही और गुप्तचर प्रमुख अभय को एक गुप्त कक्ष में बुलाया। कमरा संगमरमर से बना था, लेकिन भीतर हल्की अंधेरी रोशनी और जलते दीपकों की लौ माहौल को रहस्यमय बना रही थी। चंद्रगुप्त ने गहरी आवाज में कहा, हम सीधे युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे। पहले हमें उनके हर कदम को भ्रमित करना होगा। अभय ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इसका मतलब? चंद्रगुप्त ने एक नक्काशा सामने फैलाया। हम नकली हथियारों का भंडार बनाएंगे। सेना की नकली टुकड़ियां शहर के बाहर तैनात करेंगे, ताकि अगर कोई जासूस खबर ले जाए तो वह सिर्फ झूठ ही ले जाए।
वैदेही ने मुस्कुराकर जोड़ा। और मैं अपने तरीके से काम करूंगी, महिलाओं के बीच मंदिरों और बाजारों में देशभक्ति की लौ जगाऊंगी, ताकि अगर कभी युद्ध हो भी जाए तो हमारे नागरिक हमारे साथ खड़े रहें। योजना के साथ साथ शक की लहर भी फैल रही थी। एक दिन महल के दक्षिणी आंगन में रसोई का सेवक गोपीनाथ पकड़ा गया। उसके पास से एक छोटा सा तांबे का सिलेंडर मिला, जिसमें एक पर्ची छुपी थी। उस पर महल की दीवारों की माप और दरवाजों की स्थिति लिखी थी। वीरभद्र ने गुस्से में तलवार निकाल ली। महाराज, इसे तुरंत फांसी देनी चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त ने हाथ उठाकर रोका। नहीं, अगर हम इसे अभी दंड देंगे तो असली जासूस चौकन्ना हो जाएगा। इसे छोड़ दो, लेकिन इसकी हर हरकत पर नजर रखो। उधर वैदेही ने अपने विश्वास पात्र महिलाओं का एक गुप्त समूह बनाया। ये महिलाएं मंदिर में आरती के समय, कुएं पर पानी भरते समय और बाजार में सब्जी खरीदते समय लोगों से बातें करती। कहानियों और गीतों में वे राज्य की वीरता और राजा की महानता का बखान करती। एक शाम मंदिर के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास वैदेही और उनकी दो सहयोगिनियां छिपकर एक अनजान महिला को देख रही थी। वह महिला लाल साड़ी में थी, लेकिन उसके चलने का तरीका और आंखों की बेचैनी बता रही थी कि वह साधारण नागरिक नहीं थी। वैदेही ने धीरे से कहा, किरण, यह वही है जिसके बारे में मैंने सुना था। इसे पकड़ने का वक्त आ गया है। अगले दिन अभय को खबर मिली कि शहर के पूर्वी दरवाजे से एक कबूतर उड़ाया गया है, जिसके पंख में छोटा सा कागज बंधा था। अभय ने अपने दो गुप्तचरों को भेजा, जिन्होंने कबूतर को उड़ते ही पकड़ लिया। उस संदेश में लिखा था, स्वर्णनगर की सेना उत्तर दिशा में कमजोर है, हमला उत्तर से करना सुरक्षित होगा। चंद्रगुप्त हंस पड़े। ये वही झूठ है जो हमने उन्हें खिलाया था। इसका मतलब हम अपनी योजना काम कर रही है। दिन बीतते गए और विक्रमादित्य की तरफ से खतरा और करीब आता जा रहा था। लोग अब खुलेआम बातें करने से डरते थे, लेकिन महल की योजनाओं का असर दिख रहा था। हर नागरिक, चाहे वह लोहार हो या व्यापारी, अपने अपने तरीके से राज्य की मदद करने को तैयार था। बाजार के लोहार अपने औजार छोड़कर तलवारें बनाने लगे, किसान फसल के हिस्से सैनिकों के लिए देने लगे और महिलाएं युद्ध गीत गाने लगीं। स्वर्णनगर में एक अदृश्य युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था, बिना तलवारों के, लेकिन दिमाग और दिल के बल पर। सुबह का आसमान लालिमा से रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज खुद युद्ध की चेतावनी दे रहा हो। महल के ऊंचे शिखरों से दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल बादल उठ रहा था। विक्रमादित्य की सेना आ रही थी। महल के आंगन में विशाल नगाड़े बजने लगे। वीरभद्र ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए सैनिकों को आदेश दिया, योद्धाओ, आज स्वर्णनगर का हर पत्थर, हर दीवार, हर दिल तुम्हारे साथ है। अपनी तलवारें उठाओ और याद रखो, हम अपने बच्चों का भविष्य बचा रहे हैं। राजा चंद्रगुप्त ने स्वर्णिम कवच पहन रखा था, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही चमक ऐसी उठी जैसे देवता स्वयं उनके साथ हों। रानी वैदेही भी युद्ध के वस्त्रों में थीं, उनके हाथ में धनुष, पीठ पर तीरों का तरकश और चेहरे पर अडिग संकल्प। विक्रमादित्य की सेना की ताकत देख हर कोई सिहर उठा। हजारों घुड़सवार, विशाल हाथी और पैदल सैनिक जो गगनभेदी नारे लगा रहे थे। उनके झंडे लहर रहे थे और ड्रम की गूंज से जमीन तक कांप रही थी। लेकिन चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन ने गलत दिशा चुनी है। जैसे ही दुश्मन ने उत्तर द्वार की तरफ बढ़ना शुरू किया, चंद्रगुप्त ने आदेश दिया, धनुर्धारियों, आग के तीर छोड़ो। आसमान में सैकड़ों जलते हुए तीर उड़े और दुश्मन की पहली पंक्ति में अफरा तफरी मच गई। घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे, सैनिक गिर पड़े और विक्रमादित्य के सेनापति ने गुस्से में चिल्लाया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। उधर दक्षिण द्वार पर रानी वैदेही ने अपनी महिला योद्धाओं के साथ एक विशेष दस्ते को तैनात किया था। जैसे ही विक्रमादित्य के कुछ सैनिक गुप्त रास्ते से महल में घुसने की कोशिश करने लगे, वैदेही ने उन्हें घेर लिया। तीरों की बारिश और तलवारों की चमक में उन्होंने न केवल रास्ता रोका, बल्कि दुश्मन को पीछे धकेल दिया। एक घायल सैनिक ने हैरानी से कहा, हमने सोचा था ये सिर्फ महल की रानी है, लेकिन ये तो खुद युद्ध की देवी है। 3 घंटे तक मैदान में खून और आग का खेल चलता रहा। ड्रमों की गूंज, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें, सब मिलकर मानो प्रलय का संगीत बजा रहे थे।
चंद्रगुप्त ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और विक्रमादित्य के सामने आ खड़े हुए। विक्रमादित्य, ये आखिरी मौका है, लौट जाओ, वरना तुम्हारी सेना यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य ने गरजते हुए जवाब दिया, स्वर्णनगर मेरा होगा या फिर राख हो जाएगा। दोनों के बीच तलवारों की भिड़ंत शुरू हुई। चंद्रगुप्त की हर वार में अनुभव और साहस था, जबकि विक्रमादित्य के वार में क्रोध और लालच। कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त ने उसकी तलवार छीन ली और कहा, शक्ति सिर्फ हथियार में नहीं होती, बल्कि उसके पीछे के इरादे में होती है। विक्रमादित्य को बंदी बना लिया गया और उसकी सेना बिखर गई। युद्ध खत्म हो चुका था। मैदान पर अब सिर्फ धुएं की पतली लकीरें, टूटे बिखरे हथियार और घायल योद्धाओं की कराहट बाकी थी। लेकिन हवा में एक और चीज तैर रही थी, विजय की महक। जब सूरज पश्चिम में ढल रहा था, महल के विशाल दरवाजों से राजा चंद्रगुप्त और रानी वैदेही घोड़े पर सवार होकर अंदर आए। सड़क के दोनों ओर नागरिक खड़े थे, कुछ के चेहरे पर आंसू थे, कुछ के हाथ में फूल। लोगों ने जयकारों से आकाश गूंजा दिया, स्वर्ण नगर अमर रहे, महाराज चंद्रगुप्त की जय, रानी वैदेही की जय। विक्रमादित्य को लोहे की जंजीरों में बांधकर महल के आंगन में लाया गया। लोग उसे देख देख कर फुसफुसा रहे थे। वह वही आदमी था जिसने स्वर्ण नगर को खत्म करने की कसम खाई थी और अब एक पराजित बंदी बन चुका था। चंद्रगुप्त ने जनता के सामने घोषणा की, हमारे शत्रु ने हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम उसे दंड देकर अपनी आत्मा को कलुषित नहीं करेंगे। उसे उसके राज्य लौटने दो, ताकि वह देख सके कि दया भी विजय का हिस्सा होती है। महल को दीपकों से सजाया गया। चारों ओर ढोल, नृत्य और गीत, जैसे पूरी धरती ने स्वर्ण नगर के साथ जश्न मनाने का निश्चय कर लिया हो। वैदेही ने अपने गुप्त महिला दल के साथ रानी चौक में लोगों को संबोधित किया, आज हम सब ने साबित कर दिया है कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि एकजुटता से जीता जाता है। अगली सुबह महल के प्रांगण में एक भव्य सभा हुई। सैनिक, नागरिक, व्यापारी, किसान, हर वर्ग के लोग उपस्थित थे। चंद्रगुप्त ने सिंहासन से उतरकर जनता के बीच खड़े होकर कहा, आज से हम सब एक शपथ लें, हम कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। हम अपने बच्चों को साहस की विरासत देंगे और स्वर्ण नगर को केवल स्वर्ण से नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम से चमकाएंगे। लोगों ने हाथ उठाकर एक स्वर में शपथ दोहराई। उस पल स्वर्ण नगर सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक विचार बन गया जो पीढ़ियों तक जीवित रहने वाला था। सुबह की पहली किरणें स्वर्णनगर के सुनहरे गुंबदों पर पड़ी तो पूरा शहर जैसे नई जिंदगी से भर उठा। कल तक जो गलियां युद्ध की आहट से कांप रही थीं, आज उनमें बच्चों की हंसी गूंज रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी और दिलों में आशा। चंद्रगुप्त ने युद्ध परिषद की जगह एक पुनर्निर्माण सभा बुलाई। सभा में सेनापति, कारीगर, व्यापारी और ग्राम प्रधान सब मौजूद थे। हमारा पहला काम है हर टूटे घर को फिर से बनाना, हर भूखे पेट को खाना देना और हर घायल को उपचार पहुंचाना। राजा की आवाज में आदेश नहीं, बल्कि वादा था। वैदेही ने महिला दल को आदेश दिया कि वे अनाथ बच्चों की देखभाल करें और युद्ध से विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी आवास तैयार करें। शहर के कारीगर दिन रात मंदिरों, पुलों और दीवारों की मरम्मत में जुट गए। व्यापारियों ने मुफ्त अनाज और कपड़े बांटे। किसानों ने अपनी फसल का हिस्सा जरूरतमंदों को देने की शपथ ली। लोग कहते थे, हमारे राजा रानी ने हमारी रक्षा की, अब हमारी बारी है उन्हें अपना प्रेम लौटाने की। एक शाम महल की छत पर चंद्रगुप्त और वैदेही चुपचाप सूर्यास्त देख रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। चंद्रगुप्त ने धीमे से कहा, वैदेही, अगर तुम युद्ध में न होती तो शायद हम यह दिन नहीं देख पाते। वैदेही मुस्कुराई, और अगर तुम मेरे साथ न होते तो मेरा साहस अधूरा होता। दोनों ने बिना कुछ कहे हाथ थाम लिए। यह हाथों का मिलना सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि एक साझेदारी का प्रतीक था जिसने राज्य को बचाया था। चंद्रगुप्त ने घोषणा की कि स्वर्णनगर में एक विद्यालय बनाया जाएगा, जहां हर बच्चे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, को शिक्षा मिलेगी। वैदेही ने एक महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का आदेश दिया, ताकि महिलाएं भी युद्ध, कला और प्रशासन में भाग ले सकें। कुछ ही महीनों में स्वर्णनगर फिर से पहले से भी सुंदर और समृद्ध बन गया। लेकिन असली बदलाव महलों या बाजारों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में हुआ था। अब वे जानते थे कि असली ताकत एकता, त्याग और प्रेम में है।
स्वर्णनगर में शांति का छठा महीना चल रहा था। शहर में मेले, संगीत और व्यापार की चहल पहल थी। लोग मानने लगे थे कि अब युद्ध का साया हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन परछाइयों में हमेशा कोई न कोई जाग रहा होता है। एक रात शहर के अनाज भंडार में आग लग गई। सौभाग्य से समय रहते बुझा दी गई, लेकिन आग कैसे लगी इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ ही दिनों बाद राज्य के दक्षिणी किले से हथियारों का एक पूरा खेप गायब हो गया। सेनापति अर्जुन ने राजा को रिपोर्ट दी, महाराज, ये घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। कोई संगठित ताकत हमारे भीतर से वार कर रही है। एक शाम राजा के निजी गुप्तचर वीरभद्र ने दरबार में घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, हमारे ही बीच में एक गद्दार है जो किसी अज्ञात शत्रु के लिए काम कर रहा है। उसके निशाने पर आप और रानी वैदेही हैं। राजा ने गहरी सांस ली। अगर दुश्मन छिपकर हमला कर रहा है तो हम भी छिपकर जवाब। वैदेही ने तुरंत अपना महिला गुप्तचर दल सक्रिय किया। उनकी योजना थी महल से लेकर शहर के कोनों तक खबरें इकट्ठा करना और गद्दार की पहचान करना। एक रात वैदेही स्वयं आम नागरिक के वेश में बाजार में निकली। वह सुन रही थीं, देख रही थीं और तभी उन्होंने दो अजनबी आदमियों को फुसफुसाते सुना, अगला वार राजमहल के भीतर होगा। कुछ दिनों बाद महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काला झंडा फहरता मिला। यह स्वर्णनगर में पहले कभी नहीं देखा गया प्रतीक था, एक सर्प जो अपने ही पूंछ को काट रहा था। राजा ने सेनापति से पूछा, क्या तुम इस निशान को पहचानते हो? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। महाराज, यह नागवंश का चिन्ह है, एक ऐसा गुप्त संगठन जो सदियों से राजाओं का पतन करता आया है। शहर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन राजा रानी जानते थे कि असली हमला अभी बाकी है। वे समझ गए थे यह सिर्फ राज्य की परीक्षा नहीं, बल्कि उनके साहस, बुद्धिमत्ता और एकता की भी अंतिम परीक्षा होगी। रात के तीसरे पहर जब पूरा स्वर्णनगर नींद में था, महल के उत्तरी फाटक के पास एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले उनके गले पर ठंडी तलवार की धार चमक उठी। कुछ ही क्षणों में काले वस्त्र पहने 20 नकाबपोश महल की दीवारें लांघकर भीतर घुस चुके थे। महल के अंदरूनी आंगन में सेनापति अर्जुन और उनकी टुकड़ी अचानक सामने आ खड़ी हुई। रुक जाओ, तुम स्वर्णनगर की भूमि पर हो, जवाब में एक नकाबपोश ने फुफकारते हुए कहा। हम नागवंश हैं, राजा कांत हमारी शपथ है। अचानक तीरों की बौछार ने आकाश को ढक लिया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। महल के पश्चिमी हिस्से में वैदेही अपने गुप्त महिला दल के साथ दुश्मनों को रोक रही थी। उनके हाथ में तलवार थी और चेहरा उतना ही शांत जितना एक गहरी झील। एक नकाबपोश ने उन पर वार किया, लेकिन वैदेही ने इतनी तेजी से पलटवार किया कि वह सीधे जमीन पर ढेर हो गया। किसी भी हालत में राज सिंहासन तक कोई नहीं पहुंचना चाहिए। वैदेही की आवाज ने सभी के दिल में बिजली भर दी। इसी बीच महल के सिंहासन कक्ष में चंद्रगुप्त अकेले रह गए थे जब 3 सबसे खतरनाक नकाबपोश भीतर घुसे। उनमें से एक, सबसे लंबा और चौड़े कंधों वाला, बोला, महाराज, आपकी विरासत यहीं खत्म होगी। चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार खींची। स्वर्णनगर का अंत कभी तलवार से नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो आओ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी और महल के भीतर युद्ध का शोर गूंजने लगा। लड़ाई के बीच चंद्रगुप्त ने देखा कि उस लंबे योद्धा की कलाई पर एक निशान था, आधा चंद्रमा और आधा सर्प। यह वैसा ही निशान था जैसा वर्षों पहले उनके बचपन के गुरु के हाथ पर था। राजा के दिल में सवाल उठने लगे, क्या नागवंश का मुखिया उनका ही कोई पुराना परिचित है? जब युद्ध अपने चरम पर था, अचानक महल की छत पर से एक सीटी की आवाज आई। नकाबपोश योद्धा लड़ाई रोककर पीछे हट गए और कुछ ही पलों में अंधेरे में गायब हो गए। स्वर्णनगर बच गया था फिलहाल, लेकिन राजा और रानी जानते थे ये सिर्फ शुरुआत है। असली तूफान अभी बाकी है। युद्ध के अगले दिन महल में घायलों की देखभाल चल रही थी। चंद्रगुप्त और वैदेही दोनों ने बिना आराम किए सेनापति अर्जुन और गुप्तचर वीरभद्र को दरबार में बुलाया। हमें जानना होगा कि ये नागवंश आखिर है कौन, चंद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा। वीरभद्र ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, मुझे उनके अड्डे का सुराग मिला है। यह हमारे ही राज्य की उत्तरी सीमा के पास एक प्राचीन खंडहर में है। राजा ने आदेश दिया, तुम अकेले जाओ। अगर यह सच है तो हमें सबूत और नाम दोनों चाहिए।
रात के अंधेरे में वीरभद्र अपने घोड़े पर निकला। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाओं के बीच वह आखिर उस खंडहर तक पहुंचा जहां दीवारों पर वही सर्प का चिन्ह उकेरा हुआ था। खंडहर के भीतर एक विशाल भूमिगत कक्ष था जहां मशालों की रोशनी में दर्जनों नकाबपोश खड़े थे। उनके बीच एक व्यक्ति सोने का मुखौटा पहने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। हमारा अगला वार स्वर्ण नगर की आत्मा को तोड़ देगा। वीरभद्र ने देखा कि मुखौटे के नीचे उस आदमी की दाहिनी कलाई पर आधा चंद्रमा और आधा सर्प का निशान था, वही जो चंद्रगुप्त ने देखा था। अचानक वीरभद्र को याद आया सालों पहले महल के एक विद्वान और योद्धा आचार्य वसु को राजद्रोह के आरोप में देश निकाला दिया गया था। वह तलवार और राजनीति दोनों में माहिर था। निशान, आवाज और चाल सब कुछ उससे मेल खा रहा था। वीरभद्र जैसे तैसे बिना पकड़े वहां से लौट आया और दरबार में सारी बात बताई। चंद्रगुप्त की आंखों में एक साथ हैरानी और दुख था। अगर यह सच है तो नागवंश का मुखिया कभी मेरा शिक्षक और मित्र था, वैदेही ने दृढ़ स्वर में कहा। तो इस बार हम सिर्फ युद्ध नहीं, एक अधूरी कहानी का अंत करेंगे। राजा ने आदेश दिया कि महल की सुरक्षा दोगुनी की जाए, गुप्तचर जाल पूरे राज्य में फैलाया जाए और नागवंश के अगले वार का अंदाजा लगाया जाए। लेकिन दिल के भीतर चंद्रगुप्त जानता था अगली भिड़ंत सिर्फ तलवार की नहीं बल्कि अतीत और वर्तमान के टकराव की होगी। स्वर्णनगर की चांदनी रात में महल की सबसे ऊंची मीनार पर चंद्रगुप्त अकेले खड़े थे। अचानक हवा में एक सुनहरी मोहर वाला तीर आकर गिरा। उसके साथ बंधा संदेश छोटा था, शिष्य, अपना अतीत याद कर। अगर साहस है तो कल भोर से पहले काले वन के किनारे आना। चंद्रगुप्त ने संदेश को कसकर पकड़ा। यह आचार्य वसु की लिखावट थी। भोर से पहले चंद्रगुप्त अपने सबसे विश्वसनीय घोड़े पर अकेले काले वन की ओर निकल पड़े। पेड़ों की छांव इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। वन के बीच एक खुला मैदान था और उसके बीचों बीच खड़ा था सोने का मुखौटा पहने, काले वस्त्रों में नागवंश का मुखिया। मुखौटा उतरा और सामने था वही चेहरा जिसने चंद्रगुप्त को तलवार चलाना, रणकौशल और न्याय का अर्थ सिखाया था। आचार्य वसु। चंद्रगुप्त की आवाज कांप उठी। वसु की आंखों में ठंडा दर्द था। मैंने तुम्हें सिंहासन का हकदार बनाया और तुमने मेरे आदर्शों को धोखा दिया। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली। आपके आदर्श एक राज्य के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए थे आचार्य। वसु की तलवार म्यान से बाहर आई। तो आज देखते हैं किसकी शिक्षा अधिक शक्तिशाली है, गुरु की या शिष्य की। तलवारें टकराईं और चिंगारियों ने काले वन को जगमगा दिया। चंद्रगुप्त की चालें तेज थीं, लेकिन वसु का अनुभव गहरा था। हर वार में एक कहानी थी, हर बचाव में एक स्मृति। वसु ने फुसफुसाया, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा हृदय है। चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, और तुम्हारी सबसे बड़ी भूल तुम्हारा अहंकार। जब तलवारें अंतिम वार के लिए उठीं, अचानक दूर से शंख की आवाज आई। वसु पीछे हट गए। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अगली बार शिष्य, अगली बार। और वो अंधेरे में गायब हो गए। चंद्रगुप्त जानता था यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत थी। भोर के साथ ही स्वर्णनगर के ऊपर काले बादल छा गए। महल की मीनारों से गुप्तचर धुआं और धूल देख सकते थे, मानो धरती पर तूफान उतर रहा हो। सेनापति अर्जुन ने किले के फाटक बंद करने का आदेश दिया। ये घेराबंदी है, उन्होंने कहा। जंगलों और पहाड़ियों से निकलकर काले वस्त्रों में हजारों योद्धा स्वर्णनगर को चारों ओर से घेरने लगे। हर योद्धा के हाथ में जहरीले तीर और ढाल थी और उनके झंडों पर सुनहरा सर्प चमक रहा था। बीच में एक विशाल रथ पर खड़ा था आचार्य वसु। वसु ने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज स्वर्णनगर या तो झुकेगा या जलकर राख हो जाएगा। महल में वैदेही ने स्वयं तीरंदाजों के दल का नेतृत्व संभाला। तुम में से हर तीर अपनी भूमि के लिए है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए है, उसने कहा। चंद्रगुप्त ने दीवार पर खड़े होकर अपनी सेना को देखा। वह जानता था कि अगर आज हार गए तो सिर्फ सिंहासन नहीं, पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। नागवंश के ढोल बजने लगे। सैकड़ों योद्धा दीवारों की ओर दौड़े, हाथों में आग के गोले,
और लोहे की सीढ़ियां। तीरंदाजों ने बारिश की तरह तीर छोड़े, लेकिन दुश्मन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक महल के आंगन में विस्फोट हुआ। जमीन के नीचे से नागवंश के सैनिक निकलने लगे। उन्होंने पुरानी भूली हुई सुरंगों का इस्तेमाल किया था। अर्जुन ने तुरंत घुड़सवारों को बुलाया। महल के भीतर दुश्मन को सांस लेने मत दो। अराजकता के बीच अब तसरदी दो। चंद्रगुप्त दीवार से कूदकर सीधे आचार्य वसु के सामने उतरे। दोनों की तलवारें फिर टकराईं, लेकिन इस बार वसु के चेहरे पर कठोरता से ज्यादा एक विचित्र संतोष था, मानो वह सिर्फ जीतने नहीं, कुछ साबित करने आया हो। सूरज ढलते ढलते महल की दीवारें टूटने लगी थीं। वैदेही का दल थक चुका था। अर्जुन घायल हो गया था और चंद्रगुप्त अभी भी वसु से भिड़े हुए थे। वसु ने तलवार चंद्रगुप्त की गर्दन पर रखी और धीमे स्वर में कहा, युद्ध खत्म नहीं हुआ राजा, असली वार अब भी बाकी है। इसके साथ ही नागवंश की सेना अचानक पीछे हटने लगी, मानो वे किसी और बड़े खेल की तैयारी कर रहे हों। घेराबंदी टूट चुकी थी, लेकिन स्वर्णनगर की गलियों में अब भी धुएं की गंध और घायल सैनिकों की कराहें गूंज रही थी। महल के भीतर चंद्रगुप्त और वैदेही ने युद्ध परिषद बुलाई। अर्जुन घायल अवस्था में भी हाजिर थे, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। महाराज, वसु को महल की सुरंगों का रास्ता सिर्फ हमारे कुछ ही लोगों को पता था। इसका मतलब दुश्मन को भीतर से सूचना दे रहा है। सभी नजरें उन कुछ दरबारियों पर गईं, जिनके पास महल की योजनाओं का पूरा ज्ञान था। शक की सुई सेनापति के सहायक, कोषाध्यक्ष और महल के एक पुराने रक्षक पर टिक गई। वैदेही ने सुझाव दिया, हम एक झूठी योजना फैलाते हैं और देखते हैं ये खबर दुश्मन तक कैसे पहुंचती है। अगले दिन महल में अफवाह फैलाई गई कि स्वर्णनगर की सेना एक गुप्त घाटी में प्रशिक्षण कर रही है और 3 दिन बाद वहां से युद्ध छेड़ेगी। ये बात सिर्फ उन 3 संदिग्धों तक सीमित रखी गई। 2 दिन बाद गुप्तचर खबर लेकर आया, नागवंश के सैनिक उस घाटी की ओर रवाना हो गए हैं महाराज। इसका मतलब था गद्दार उसी में से कोई है। रात को महल में एक छिपे हुए कक्ष में गुप्त निगरानी लगाई गई। आखिरकार कोषाध्यक्ष को एक संदिग्ध परिंदे कबूतर के पैरों में बंधा संदेश डालते हुए पकड़ा गया। संदेश में था, अगला हमला उत्तर फाटक से करो। कोषाध्यक्ष ने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझे मजबूर किया गया, मेरे परिवार को कैद कर लिया गया है। अगर मैं सूचना न देता तो उन्हें मार देते। चंद्रगुप्त के मन में गुस्से और करुणा का तूफान था। तुमने अपने परिवार को बचाने के लिए पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया। वैदेही ने धीरे से कहा, परिवार के लिए डर इंसान को सबसे कमजोर बना देता है महाराज। चंद्रगुप्त ने आदेश दिया कि कोषाध्यक्ष को कैद किया जाए, लेकिन उसके परिवार को ढूंढकर सुरक्षित लाया जाए। अब उन्हें पता था वसु की चालें सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अंदर से राज्य को तोड़ने पर भी केंद्रित हैं। रात के तीसरे पहर महल के पश्चिमी फाटक से गुप्तचर सोम लौट कर आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा घायल, लेकिन आंखों में डर की जगह दृढ़ता थी। महाराज, मैंने वसु का गुप्त शिविर देख लिया है, सोम ने हाँफते हुए कहा। वह सिर्फ स्वर्णनगर पर कब्जा नहीं चाहता, वह कुछ खोज रहा है। सोम ने बताया कि वसु की सेना के बीच एक पुरानी ताम्रपत्र की चर्चा हो रही थी। उसमें लिखा था, जो स्वर्णनगर के सिंहासन के नीचे छिपे सर्पमणि को पालेगा, वह पूरे आर्यावर्त पर राज करेगा। एक पौराणिक रत्न था, जिसके बारे में माना जाता था कि उसमें अमर ऊर्जा और युद्ध में अजेय शक्ति देने की क्षमता है। अर्जुन ने कहा, महाराज, इसका मतलब वसु के हमले सिर्फ शहर को तोड़ने के लिए नहीं थे, वो महल की नींव तक पहुंचना चाहता है। वैदेही ने जोड़ते हुए कहा, और अगर उसे ये मणि मिल गई तो कोई भी सेना उसे हरा नहीं पाएगी। सोम ने बताया कि वसु अब उत्तर दिशा में अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा है। अगले पूर्णिमा को वह सर्पमणि की खोज शुरू करेगा। पूर्णिमा तक महल की रक्षा करना ही चंद्रगुप्त के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन गया। चंद्रगुप्त ने अपने हाथ तलवार की मूठ पर रखे और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, ये मणि किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगेगी। वैदेही ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो हमें महल की रक्षा ही नहीं, बल्कि मणि को और गहरे छुपाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें। रात के दूसरे पहर महल के प्रांगण में सिर्फ मशालों की टिमटिमाती रोशनी थी। चंद्रगुप्त, वैदेही और अर्जुन एक पुराने कुएं के पास पहुंचे।
कुएं का पानी सूख चुका था और तल में पत्थरों पर उकेरे गए चिन्ह दिख रहे थे। वैदेही ने धीरे से कहा, ये वही चिन्ह हैं जो राजवंश की प्राचीन पुस्तकों में सर्प मार्ग के नाम से लिखे गए हैं। अर्जुन ने मशाल नीचे डाली और पत्थरों के बीच छिपा लोहे का एक घेरा चमक उठा। चंद्रगुप्त ने उसे घुमाया। अचानक कुएं की दीवार घूमी और एक अपटिया अंधेरा सुरंग द्वार खुल गया। सुरंग में कदम रखते ही पत्थरों पर उकेरे सर्प की आंखें लाल चमकने लगी। अर्जुन ने तलवार से एक पत्थर दबाया और अगले ही पल उनके सामने से लोहे के कांटे निकल आए। अगर कोई बिना सही क्रम जाने अंदर घुसे तो यहां से जिंदा नहीं लौट सकता, अर्जुन ने कहा। वे तीनों मशाले लिए आगे बढ़ते गए। हवा में नमी और पुरानी धूप चंदन की गंध थी। गलियारों की दीवारों पर युद्ध के दृश्य और एक जगह पर सर्पमणि को पकड़े एक राजा की नक्काशी थी, लेकिन उस राजा की आंखें बिल्कुल वसु जैसी थी। वैदेही ने डरते हुए कहा, क्या ये भविष्यवाणी है? एक मोड़ पर पहुंचते ही उनके सामने तीन रास्ते खुल गए। हर रास्ते के अंत में दूर दूर से वैदेही की ही परछाई दिखाई दे रही थी, मानो वह अलग अलग दिशाओं में खड़ी हो। चंद्रगुप्त ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और कहा, ध्वनि पर भरोसा करो, दृश्य पर नहीं। उन्होंने वैदेही को धीरे से बोलने को कहा, नहीं, उसकी आवाज सिर्फ बाएं रास्ते से आई। बाकी दो रास्ते बस मायावी जाल थे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक विशाल गोल कक्ष में पहुंचे। बीच में संगमरमर का चबूतरा था और उस पर सुनहरी आभा में लिपटी सर्पमणि रखी थी। मणि की रोशनी इतनी तीव्र थी कि मशाल की लौ फीकी पड़ गई। चंद्रगुप्त ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, जमीन हल्की से हिली और कक्ष की दीवारों से पत्थर गिरने लगे, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। मणि की सुनहरी आभा पूरे कक्ष में फैल रही थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे से कहा, महाराज, हम अकेले नहीं हैं। अचानक कक्ष के पिछले हिस्से की दीवार जैसे पिघलने लगी और उससे काले कवच पहने योद्धा निकलने लगे। उनके बीच लाल चोगा ओढ़े, लंबी तलवार थामे वसु स्वयं खड़ा था। वसु की आंखों पे एक ठंडी मुस्कान थी। चंद्रगुप्त, अंततः तुम वहीं आ पहुंचे जहां मैं चाहता था। उसकी आवाज में विजय की गूंज थी। चंद्रगुप्त ने तलवार तानी। तुम्हारा अंत यही होगा वसु। वसु हंसा, मेरा अंत, यह मणि मेरी होगी और तुम्हारा राज्य बस इतिहास का एक पन्ना। अर्जुन और वसु के सैनिकों में भिड़ंत शुरू हो गई। मशालों की रोशनी में तलवारें चमक रही थीं और हर टकराव के साथ कक्ष की गूंज और गहरी होती जा रही थी। चंद्रगुप्त सीधे वसु की ओर बढ़ा। उनकी तलवारें टकराईं और चिंगारियां हवा में बिखर गईं। हर वार में वर्षों का गुस्सा और अपमान था। युद्ध के बीच वैदेही मणि की ओर बढ़ी ताकि उसे सुरक्षित कर सके, लेकिन वसु ने एक पल में चंद्रगुप्त को धक्का देकर वैदेही का रास्ता रोक लिया। मणि छूने की कोशिश की तो यह तुम्हारा आखिरी पल होगा, वसु गरजा। अचानक कक्ष की नींव से तेज कंपन हुआ। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और ऊपर से चूना व पत्थर गिरने लगे। मणि की चमक और तीव्र हो गई, मानो वह खुद इस युद्ध पर प्रतिक्रिया दे रही हो। चंद्रगुप्त ने वैदेही को खींचकर पीछे किया और कहा, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। या तो वसु गिरेगा या हम सब। मणि की सुनहरी आभा अब लालिमा में बदल रही थी, मानो वह क्रोध में हो। उसकी रोशनी दीवारों पर नाच रही थी और जमीन से एक गहरी कंपन भरी ध्वनि उठ रही थी। वैदेही ने चौंक कर कहा, महाराज, ये मणि अस्थिर हो रही है। वसु ने मौका देखकर चंद्रगुप्त को जोर से पीछे धकेला और मणि की ओर छलांग लगाई। उसकी उंगलियां जैसे ही मणि को छुईं, पूरे कक्ष में एक अंधाधुंध चमक फैल गई। उस क्षण उसकी आंखों में लाल लपटें जलने लगी और कवच मानो भीतर से पिघलने लगा। यह शक्ति मेरी है, वसु चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब मानवीय नहीं रही। मणि से निकलती ऊर्जा ने कक्ष की दीवारों को चीर दिया। सुरंगों में हवा का तेज बहाव शुरू हो गया। मशालें बुझ गईं और पत्थर के खंभे एक एक कर गिरने लगे। अर्जुन ने वैदेही को पकड़कर चिल्लाया, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। गिरते पत्थरों और धूल के बीच चंद्रगुप्त ने वसु पर छलांग लगाई। दोनों की तलवारें फिर टकराई, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी ताकत और क्रोध एक बार में झोंक दिया।
तलवार वसु के कवच को चीरते हुए उसके कंधे तक जा पहुंची। वसु दर्द से पीछे हटा और उसी पल मणि की ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने उसे कक्ष के अंधेरे में दूर कहीं फेंक दिया। विस्फोट ने नींव को तोड़ दिया। भूमिगत रास्ते एक एक करके धंसने लगे और पानी की धाराएं अंदर भरने लगी। चंद्रगुप्त, वैदेही और अर्जुन पूरी ताकत से भागते हुए सुरंग के आखिरी मोड़ तक पहुंचे, जहां एक संकरे छेद से वे बाहर खुले आकाश में कूद गए। जब वे बाहर आए तो महल के पश्चिमी हिस्से की जमीन धंस चुकी थी और वह कक्ष हमेशा के लिए पानी और पत्थरों में दब गया। किसी को नहीं पता था कि मणि वहां अब भी है या विस्फोट में नष्ट हो गई। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और कहा, शायद यही ठीक है। कुछ शक्तियां मानव के लिए नहीं बनी। रात भर की लड़ाई और महल के पतन के बाद सुबह का पहला सूरज मानो नए युग का स्वागत कर रहा था। स्वर्णनगर की गलियों में लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। डर और थकान के बावजूद उनकी आंखों में राहत थी। महल के अवशेषों के सामने खड़े चंद्रगुप्त, वैदेही और अर्जुन ने एक दूसरे के ऊपर देखा। वे थके हुए थे लेकिन जीवित थे। शहरवासी एक एक कर उनके पास आए। किसी ने पानी दिया, किसी ने घावों पर औषध लगाई और बुजुर्गों ने उनके माथे पर आशीर्वाद के हाथ रखे। एक बूढ़ी महिला ने वैदेही से कहा, रानी साहिबा, आपने हमें सिर्फ बचाया नहीं, आपने हमारी उम्मीद भी लौटा दी। कई दिनों तक सैनिकों ने महल के मलबे और सुरंगों की तलाशी ली, लेकिन वसु का कोई निशान नहीं मिला। कुछ ने कहा वह मणि के साथ नष्ट हो गया। कुछ का मानना था कि वह जिंदा है और कहीं छिपा हुआ है। अर्जुन ने एक रात चंद्रगुप्त से कहा, अगर वसु जिंदा है तो वह मणि के बिना भी खतरनाक है। हमें तैयार रहना होगा। चंद्रगुप्त ने गंभीरता से सिर हिलाया, और अगर वह मणि के साथ लौट आया तो यह सिर्फ युद्ध का विराम है। आने वाले हफ्तों में स्वर्णनगर फिर से बसने लगा। टूटी दीवारें उठाई गई, नए महल की योजना बनी और सैनिकों ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी। वैदेही ने युद्ध के अनाथ बच्चों के लिए एक विद्यालय शुरू करवाया, ताकि अगली पीढ़ी हथियार से ज्यादा ज्ञान में विश्वास करे। एक शाम अर्जुन को एक मुहरबंद पत्र मिला, जिस पर सांप का चिन्ह था। अंदर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, खेल अब अभी बाकी है। वह पत्र चंद्रगुप्त के हाथों तक पहुंचा। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे जानता हो कि आने वाला समय फिर से परीक्षा लेगा। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूब रहा था और स्वर्णनगर के ऊपर लंबी परछाइयां फैल रही थी। किसी को नहीं पता था कि अंधेरे में कौन ताकतें फिर से जाग रही हैं। पर एक बात साफ थी, राजा और रानी अब पहले से भी मजबूत थे और उनका साम्राज्य तैयार था। मेरे आगे वाले सभी अच्छी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।